मोदी सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का नारा देती हो, लेकिन उसका हर कदम मुसलमानों को परेशान करने वाला ही रहता है। इस दिशा में उसने एक और मोर्चा खोल दिया है और वो है वक्फ की जायदाद से जुड़ा हुआ। आइए देखते हैं इस पर ये ख़ास रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना का ये अंजुमन इस्लामिया हॉल है और ये बिहार शरीफ का मदरसा अजीज़िया। ये है उत्तर प्रदेश के बहराइच का दरगाह सालार सैयद मसूद गाजी और ये है नई दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की अनगिनत इमारतें हैं जो वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई हैं और लाखों इमलाक ऐसी हैं जो मुसलमानों की वक्फ की हुई हैं। जमात इस्लामी हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ संपत्ति की समझ और संरक्षण पर 5 और 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्फ संपत्ति पर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ जायदादें हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फ़लस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहाँ सबसे ज़्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का वो 60 लाख एकड़ है, 6 मिलियन एकर्स, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ की। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाज़ा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी तकरीबन आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदादें हैं। उतना बड़ा एरिया, एक पूरे स्टेट उससे बन सकता है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीनें वो आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं, फौज के पास, और दूसरे नंबर पर रेलवे है और तीसरे नंबर पर वक्फ है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ के एतबार से। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपये है, 2 लाख करोड़ रुपये, और 20,000 करोड़ रुपये सालाना इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप। 20,000 करोड़ रुपये सालाना, ये हिंदुस्तान में कई रियासतों का बजट नहीं, स्टेट बजट। तो आप 20,000 करोड़ रुपये सालाना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ 163 करोड़ रुपये। सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ की फ़िलॉसफ़ी और इतिहास पर भी रोशनी डाली। माल का इस्तेमाल इंसानों की फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, खैर खैरात के लिए होना चाहिए। उसमें आदमी सिर्फ अपना मफाद ना देखे बल्कि समाज का, अपने आसपास के इंसानों का मफाद भी देखे। बस्ती में अगर एक आदमी भी भूखा सो जाता है तो पूरी बस्ती गुनाहगार है। तो माल कमाएं लेकिन उसका इस्तेमाल इंसानों के फ़ायदे के लिए करें। यही वक्फ की मेन फिलॉसफी है कि वक्फ के ज़रिए माल प्रोड्यूस होता है, उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो इंसानों के फ़ायदे के लिए, आम इंसानों के फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल होता है। इस्लामी तारीख़ में हमेशा समाज के खुशहाल तबक़ात ने, मालदार लोगों ने, बल्कि गरीब लोगों ने, मुतवस्सित लोगों ने भी जो कुछ उनका माल था उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के लिए, समाज के लिए मुफीद बनाने, प्रोडक्टिव बनाने की तरफ तवज्जो दी। उसके लिए अपने माल का इस्तेमाल किया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही से इसकी शुरुआत हुई। कहा जाता है कि सबसे पहला वक्फ वो मस्जिद कुबा है, फिर उसके बाद मस्जिद नबवी है, और पहला वक्फ खैरी वो मुक़ैरिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वक्फ है जो ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, 7 बाग़ात उनके। और उसके बाद फिर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, इस्लामी तारीख़ में हर दौर में ये औक़ाफ़ रहे हैं। मौलाना अली मियां ने लिखा है, उनकी जो किताब है माज़ा ख़सरल आलम, उसमें उन्होंने बहुत तफसील से कई मिसालों से वाज़े किया है कि इस्लामी तारीख़ में जो इज़्ज़त है, स्टेटस है, आज स्टेटस हम लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को देखकर उनका स्टेटस मुतय्यन होता है कि किसके पास कितनी अच्छे ब्रांड की कार है, कितने अच्छे ब्रांड का मोबाइल फ़ोन है, घर कितना बड़ा है। अली मियां लिखा है कि इस्लामी तारीख़ में लोगों का स्टेटस उनके खैर के कामों से मुतय्यन होता था, कि वो आदमी बड़े स्टेटस का माना जाता था जिसने ज़्यादा जायदादें वक्फ की और जिसकी जायदादों से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसका वो पर्सनल हैसियत में तो फ़कीर होता था,
सादा सीधा जैसे दूसरे लोग होते थे वैसे ही होता था, लेकिन लोगों को मालूम होता था कि इस आदमी के ज़रिए फ़लाँ 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 वक्फ चल रहा है। तो जिसके जितने वक्फ होते थे और जितनी उसकी जायदादों से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होते थे, उससे समाज में उसका स्टेटस मुतय्यन होता था। तो इसका नतीजा ये है कि ख़वातीन ने तक अभी आपने सुना कि वक्फ कायम किए। औक़ाफ़ की जो तफसील है इस पर बहुत सारी अच्छी स्टडीज़ आई हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात मौजूद हैं। उससे मालूम होता है कि यह ऐसी खैर का काम नहीं था कि गरीबों के लिए कुछ लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ कर दी, बल्कि लोग अपने समाज की ज़रूरतों की बड़ी गहरी स्टडी करते थे कि हमारे शहर की, हमारे समाज की क्या ज़रूरत है, आज की ज़रूरत क्या है, आने वाले ज़माने की ज़रूरतें क्या हैं, और उन ज़रूरतों की तकमील के लिए फिर वो अपनी जायदाद का इस्तेमाल करते थे, उसके लिए वक्फ करते थे। मेरे पास भी एक लिस्ट है कि गरीबों की फलाह बहबूद, बेवाओं यतीमों की खबरगिरी, किफ़ालत आम्मा, उसके अलावा तालीम का फ़रोग़, तलबा के वज़ाइफ, बड़े मदरसों दानिशगाहों का क़याम, इल्मी साइंसी तहक़ीक़ात, रसदगाहों और तजुर्बेगाहों का क़याम, लेबॉर्ट्रीज़ और ऑब्ज़र्वेटरीज़, दीन की इशाअत, दावत व तबलीग, जिहाद, मसाजिद, उलमा मशाइख और मुबल्लिगीन की किफ़ालत, जानवरों परिंदों की बहबूद, उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम, उसके अलावा शहर की सफाई पाकीज़गी, सड़कों पर रोशनी का इंतज़ाम, इसके लिए वक्फ मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। इस्तांबुल में, बगदाद में वक्फ के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि सड़कों पर रोशनी का इंतज़ाम हो, इसके लिए लोगों ने वक्फ किया है। बागों, अवामी तफरीगाहों का इंतज़ाम, फव्वारों का इंतज़ाम, शहर की खूबसूरती, हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के न्यूट्रिशन के लिए वक्फ, हस्पताल में जो मरीज़ शरीक हैं उनके घरेलू ज़रूरतों की तकमील के लिए वक्फ, कि ये तो मरीज़ हॉस्पिटल में है, उसके घर को अनाज सप्लाई की हो और खाने की ज़रूरतें तकमील हो, उसके लिए वक्फ। तो ये हमारे पास जो औक़ाफ़ हैं वो ऐसे ही लोग कहते हैं बादशाहों का मामला है, बादशाहों ने आवाम की ज़रूरतों के लिए कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे औक़ाफ़ इसमें हमारे मुल्क के औक़ाफ़ में भी शामिल हैं कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरतें काट कर उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए और मुसलमानों के लिए उनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरतों की तकमील के लिए ये औक़ाफ़ कायम किए हैं। इस्लाम के इसी कंसेप्ट के तहत हिंदुस्तान में भी शासकों और दौलतमंद लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की, लेकिन मुसलमानों के हर काम को नफ़रत और नेगेटिव एंगल से देखने वाले अब वक्फ को भी अपने निशाने पर लेने की कोशिश करने लगे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने 8 दिसंबर 2023 को सदन में वक्फ एक्ट 1995 को ख़त्म करने का प्राइवेट बिल पेश किया। बिल पेश करने की अनुमति मांगते हुए उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अज्ञानता का परिचायक था। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। कई सदस्यों ने इस बिल का ज़बरदस्त विरोध किया। उन्होंने एक मत होकर कहा कि बिल को सदन में पेश नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने बिल को समाज को बांटने वाला, पोलराइजेशन की सियासत को बढ़ावा देने वाला और संविधान की मूल भावना के खिलाफ करार दिया। See, again, even the introduction of this bill, it should not be admitted. One second. Because it is a very serious concern among the religious Muslim religion. That is their fundamental right as per their faith to keep the Waqf assets. To govern that Waqf assets, a law was enacted in the parliament. That protection is given to the Waqf assets. So many worship places and orphanages and other institutes are running under this Waqf. There is nothing related with to other community or other section of the people. So while we touching such a sensitive issue, it will create communal division among the people. So it should not be admitted, it should be rejected. I stand
to oppose the introduction of the bill which has been moved here, and the only content and the objective of the bill is to create polarization and animosity amongst different sections of the population. This will have far-reaching impact in the society, and a member from the ruling party should not indulge in such bills which creates polarization and disharmony, which is obviously against the tenets of the Constitution. Sir, I stand to oppose the introduction of this bill. As it is already stated by my fellow members from Kerala, this is mainly intended to create division among the society. This member has nothing to do with the Waqf property. There is an established system, there is an established board, there are many related laws to take care of the Waqf properties. This is purposefully now going to introduce just to create division among the society. They are making use of each and every chance to create division among people, whether it is North India, South India, whether it is among Hindus or Muslims. This divisional politics tactics is going on. So I take this opportunity to oppose the introduction of this venomous bill. To vehemently oppose the introduction of this bill, because this is totally against the ethos and the idea of India, what we have followed all throughout, right from pre-independence and post-independence days. Every religion has a right to follow their own system. This government always speaks volumes and volumes about minimum intervention and maximum governance, minimum intervention. But why is it that this government always wants to interfere in such matters? Waqf bill is something which has been there always. Let there be not a scene where communal disharmony is created in the country, and that is why we are saying let religion be left alone. We just celebrated Dr. Ambedkarji's birth anniversary. We should definitely follow the social ethos, the religious balance this country has always followed. I vehemently oppose this Waqf bill, and I seriously consider this should not be allowed to be introduced in the House. Sir, when the division of the partition happened in 1947, Muhammad Ali Jinnah said, all the Muslims come to me, along with me to Pakistan. But the Muslims in this country told that we are Muslims, but India is our nation. Sir, the Constitution has given so much of protection to the minorities, and one among them is this Waqf. Sir, repealing such things will cause very big repercussions in this country across, and it will develop a sort of insecure mind in the Muslim community in the country. So, sir, in the interest of the nation and the integrity and what we have maintained all these days with the name of secularism, this has to be not to be introduced, sir, and I request Harivansh Singh himself to please withdraw that, or you please put it to division, sir. My request is this great house is to be promoted the communal harmony, love and affection to the people. But here this bill, the Waqf repeal bill, that is trying to promote the communal venom to the people. So the bill should not be present here. I requesting to the member to withdraw the bill. I would only submit to the member and to you, sir, not to allow the introduction of this bill because it seeks to promote communalism. This is not correct. One plea that I make to my friends in the treasury benches, the Muslims of India are not living at the grace and mercy of the majority community. They are as much Indians as anyone else. And please do not try to take the right to try to heckle them on every occasion. Sir, I submit to you and to the honourable member to withdraw a bill that seeks to introduce divisionism and hatred. This is a fundamental right that they have enjoyed, the community has enjoyed. Please do not allow a mischievous act, a mischievous legislation to even think of withdrawing the natural rights of the Muslims of India. मैं इस बिल को पुनर्स्थापित करने का विरोध करता हूं और मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्ग साथी हरनाथ जी आदतन ऐसे विषयों को निजी विधेयक के रूप में सदन के अंदर लाते हैं बार बार, जिससे समाज के अंदर वैमनस्य बढ़े,
और खाई बढ़े। अभी तक के जितने साथियों ने अपोज किया है इस बिल को, मैं पहला स्टेक होल्डर हूं इस बिल का, इसलिए मेरी बात सुनी जाए कि वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के द्वारा वक्फ की गई संपत्ति होती है और मुसलमानों ने भारत सरकार के जो कायदे कानून हैं वक्फ के संबंध में उसको फॉलो करने का डिसीजन लिया है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई संपत्ति ना वक्फ हो सकती है, ना उसके ऊपर मुसलमानों का कोई अधिकार हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि ये एक्सक्लूसिवली एक रिलीजियस कम्युनिटी का इंटरनल मामला है और इसे रेगुलेट करने के लिए संबंधित कानून हमारे देश की संसद ने बना रखा है। इसमें हस्तक्षेप करना गैर जरूरी है। इसलिए मैं इस बिल का जो वो प्रस्तावित करना चाहते हैं पुरजोर विरोध करता हूं। पूरे देश में वक्फ एक्ट है और वक्फ एक्ट क्लियरली डिस्कस किया गया है, डिबेट किया गया है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट जो है उस वक्फ एक्ट को टाइम टू टाइम अमेंड भी किया है। प्रॉपरली गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लाती है जब जब जरूरत पड़ती है, तो और उसको वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया। ये पर्सनल मैटर है और वक्फ जो है क्लियरली डिफाइंड है, सब कुछ पूरे स्टेट्स में इसके बॉडीज हैं, इसके कमिटीज हैं, उसमें इलेक्शंस होता है, सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ कम्युनलाइज करने के लिए, पोलराइज करने के लिए, अननेसेसरी डिबेट पैदा करने के लिए मिसच्यूअस प्रपोजल यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे लगता है कि इसको अलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मैं चाहता हूँ उसके ऊपर अगर हो सके तो डिवीजन भी करवा दें। सर, इस बिल का वक्फ रिपील बिल 2022 जो लाया गया है, इसका मैं भरपूर विरोध करती हूँ और ये बिल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, क्योंकि हर रिलीजन को हमारे देश में फ्रीडम दिया गया है, उनके रिलीजियस भावनाओं को प्रोटेक्शन दिया गया है और भी समाजों के लिए इस तरह के बिल है सर, धार्मिक संस्थान वाले बिल्स हैं। तो जिस तरह हर धर्म को अपना प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ, मुस्लिम समाज को भी ये अधिकार है। इसलिए इस बिल को मैं आपसे विनंती करती हूँ, प्लीज़ ये इस सभागृह में मत आने दीजिएगा सर, और डिवीज़न के लिए मैं मांग करती हूँ। सर, मैं वक्फ रिपील बिल 2022 का विरोध करती हूँ क्योंकि ये हमारे मुसलमान भाइयों का इंटरनल मामला है और उस पर उनका अधिकार है और उसको लेके समाज में उनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं और राज्य में भी, झारखंड में भी मैं देखती हूँ लगातार उसको लेके लोग सक्रिय रहते हैं। ये उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है सर, इसमें हस्तक्षेप न किया जाए ताकि उनके मन में जो एक इस देश में रहने के बाद भी जो असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है वो और बढ़ जाएगी। इससे आपस में लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक एकता में भी बहुत लोगों में फिर से वैमनस्य की भावना उभरेगा। माननीय सभापति महोदय, संसद का एक और दायित्व है कि संसद के भवन से कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा आचार, कोई ऐसा संवाद ना हो जिसमें ऑलरेडी बटा हुआ समाज कितना और बांटेंगे, बंटवारा हो जाएगा, घर घर, गांव गांव, गली गली, इतने बंटवारे ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सदस्यों ने वोटिंग के जरिए डिवीज़न की मांग की। उन्हें उम्मीद थी कि नतीजा बिल पेश करने के खिलाफ आएगा, लेकिन बिल पेश करने के समर्थन में 53 वोट डाले गए और विरोध में 32। इस तरह मौजूदा वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त करने की मांग करने वाला बिल आखिरकार राज्यसभा में पेश हो गया। हालांकि शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने वक्फ एक्ट 1995 को ज्यों का त्यों रखने की मांग की है। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪत्तियां ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਈਦਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1995 ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਪत्ति ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ उसी तरह रखा जाना चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त कराने की कोशिशों के पीछे इसे हासिल विशेष अधिकार हैं। बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास कहते हैं, सबसे बड़ा तो आपको है कि आपके मामले में है कि अगर कोई इनको कितना आपको 2 साल की सजा उसमें है, आप उसमें FIR कर सकते हैं। आप हैं भले FIR करने की ताकत आपको नहीं थी, बोर्ड चाहे तो आप इंक्रोचर हैं तो इस पर FIR कर सकता है। तो सबसे बड़ी ताकत तो ये है, 2 साल की सजा उस पर है, बहुत सा है इस पर। तो ये सब आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आपकी वक्फ प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने हमको दिया कि आप रजिस्ट्रेड कर लीजिए। इवन हम कब्रिस्तान भी करते हैं, इसे हम अम्बाड़ा भी करते हैं, इसे दरगाह भी करते हैं। ये सब वक्फ एक्ट की ताकत होने के बाद जो हमको मौका मिला है, हम कर रहे हैं। 95 एक्ट के बाद से हमारी बातों को सुनने का सुनता भी है, RDM भी सुनता है, तो लोग जिला प्रशासन आपकी बातों को नोटिस ले रहा है। यही हमारी ताकत है 95 एक्ट की। हिंदुस्तान में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं और सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली से जुड़े हैं। ये सभी ऑटोनोमस बॉडी हैं जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं और वक्फ एक्ट 1995 को फॉलो करते हैं। इसी एक्ट के तहत बिहार में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति को रजिस्टर 2 में दर्ज कराने की शुरुआत कर दी है ताकि उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। देखिए, वक्फ बोर्ड ने सारे जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है कि सर्वे के दौरान जितने भी वक्फ की इमलाक है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, अम्बाड़ा हो या जो भी हो, जो उसको रजिस्टर 2 में ऐड किया जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि फिर फ्यूचर में कोई लोग जो लोग कब्ज़ा कर लेते हैं या बेच देते हैं या जो भी गलत नियत होती है उससे मतलब सहूलत मिलेगी। तो हम लोगों ने इस चिट्ठियाँ भेजी है और सारे मतवलियों को भी विभाग ने भेजा है और वक्फ बोर्ड ने भेजा है, और हम लोगों ने सारे मतवलियों को भी इंटीमेट किया है कि आप लोग भी एग्रेसिव होके रजिस्टर 2 में सारे जो ज़मीन है, जो एराजी है, उसको दर्ज कराएं ताकि मुस्तकबिल में आपको इसका फ़ायदा मिल सके और कोई इंक्रोच ना कर सके। जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट हो, बिल्डिंग हो, प्लेन हो, बर्जर हो, मंजर हो, ज़मीन है जो हमारी जायदाद है, उसमें बिल्डिंग भी हो सकती है, उसमें आपका खाली ज़मीन भी, खेती की भी ज़मीन भी हो सकती है। उन सारी ज़मीनों का मस्जिद अम्बाड़ा जो भी है, दरगाह, कब्रिस्तान, सबके का जो है रजिस्ट्रेशन, सबका जो है रजिस्टर 2 में दर्ज कराया जाए। और ये एक अच्छा मैसेज है वक्फ की को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए एक अच्छा मैसेज गया है, और इससे आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा, वक्फ बोर्ड को भी मिलेगा, वक्फ मुतवल्ली को भी मिलेगा। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं कि वक्फ संपत्ति के रजिस्टर 2 में दर्ज होने और इसके बेहतर इस्तेमाल से आम लोगों और सरकार दोनों को फ़ायदा होगा। आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि जितनी भी विकास की योजनाएं होती हैं सरकार की या तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं या जो खुद से जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की कम्युनिटी के अंदर जो एक पाया जाता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसके पास ज़मीन है, लैंड। तो इसमें वक्फ एक्ट के अंदर इस बात का एक प्रोविज़न है कि वक्फ की ज़मीन लीज पे 2014 में एक लीज एक्ट कानून के तहत आया और उसमें लीज पे आप ज़मीन ले सकते हैं 29 ईयर्स के लिए। उस पे स्कूल यानी एकेडमिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट
लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या आप एसएमई के जो स्मॉल माइक्रो जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट को, तो किसी भी लेवल के लिए उद्योग लगाने के लिए सरकार की स्कीम में जो वक्त की लैंड होती है, प्रधानमंत्री जन योजना के तहत जो है आपको रकम मिलती है। दो तरह की होती है। एक होता है कि सरकार के अपना खुद जो है वक्त की जमीन पर एक्वायर करती है, वक्त बोर्ड से लेती है और उस पर अपना जैसे मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है या किसान सेंटर है, इस तरह के इदारों के लिए गवर्नमेंट 300-400 करोड़ तक के का प्रोविजन है, लेकिन वो गवर्नमेंट प्रोग्राम है। प्राइवेट पार्टनरशिप में जैसे स्कूल खोलना है तो आप वक्फ बोर्ड से जमीन लीज पे लेकर और अपनी स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। इसी तरह स्टार्टअप है, इसी तरह स्किल डेवलपमेंट है। तो इन ज़मीनों का इस्तेमाल मुनासिब हालात बदलने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें क्राउड फंडिंग के जरिए गवर्नमेंट के जो फंड हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसके जरिए इससे इस्टेब्लिश करके रोजगार को फराहम किया जा सकता है। और डेफिनेटली जब ये रोजगार फराहम होगा तो लोगों के हाथ मजबूत होंगे, एम्पावरमेंट होगा, तो इससे सरकार को भी लाभ है और आवाम को भी लाभ। जावेद अहमद ने कहा कि वक्फ संपत्ति के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी बेदारी की ज़रूरत है। बेदारी किसी भी मामले में वो एक अहम चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे समाज के हर वर्ग को या कम्युनिटी, अमंग कम्युनिटी ये बात मालूम होनी चाहिए कि वक्फ का शरई और सामाजिक और उसका कानूनी उसकी अहमियत क्या है। और ये बेदारी उलमाओं के खुतबे में, तकरीर में और मुतवल्लियों को वक्तन पर वक्तन जो है ट्रेनिंग के जरिए से वक्त की हिफाजत तहत जो सबसे बड़ी है इसका हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड हर 3 साल और 5 साल के लिए वक्त के अमला की सहूलियत कमेटी बनाती है। उस कमेटी का ये काम है कि उसके लोकल लेवल पे उसकी इंफॉर्मेशन वक्फ बोर्ड को अपडेट करे, उसका बजट अपडेट करे, उसकी प्लानिंग करे और उसकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए वो हर 11 महीने में वक्फ बोर्ड को अपनी प्लान फाइनेंशियल और उसकी जो फिजिकल प्लान होता है वो पेश करे। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई प्राइवेट बिल सदन में पेश होने में कामयाब होता है और कालांतर में वो कानून की शक्ल अख्तियार करता है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त कराने के मकसद से पेश किए गए बिल पर राज्यसभा में कब चर्चा कराएगी या विरोध को देखते हुए बिल को सिरे से ठंडे बस्ते में डाल देगी, यह भविष्य के राजनीतिक हालात पर निर्भर करता है। सच्ची बात तो यह है कि हिंदुस्तान में ना तो वक्फ की अहमियत को समझा गया और ना ही इसकी इमलाक का सही से इस्तेमाल किया गया। तुर्रा ये कि ये सांप्रदायिक और गासिब टाइप के लोगों का शिकार हो गया। अभी भी मौका है कि वक्फ की इमलाक का सही से इस्तेमाल किया जाए और अगर वक्फ का सही से इस्तेमाल किया गया तो हिंदुस्तान की इकनॉमी का ये एक शानदार नमूना साबित हो सकता है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।